रॉबिन ने बॉबी से कहा, हमें अमीर मिस्र सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। उस वक्त इस्लामिक कौम में ये वाहिद शख्स है जो स्लेब के लिए खतरा है, वरना इस्लामी खिलाफत हमारे जाल में आती चली जा रही है। शाह एमलर्क कहता है कि मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब उनको हमेशा के लिए अपने पाँव में बिठाने के लिए सिर्फ एक पल की ज़रूरत है, मगर उसका अज़्म महज खुशफहमी साबित हुआ। मुझे यहाँ रहकर अय्यूबी की कमज़ोर रगें देखनी है और तुम्हें 5 आदमियों के साथ मिलकर सूडानी लश्कर को भड़काना है और बगावत करानी है। निहायत ज़रूरी यह है कि अय्यूबी ज़िंदा ना रहे। अगर वो ज़िंदा रहे तो हमारे इस कैद खाने में ज़िंदा रहे, जहाँ वो उम्र की आखिरी घड़ी तक सूरज ना देख सके और रात को आसमान का उसे एक भी तारा नजर ना आए। तुम पहले अपने खेमे में जाओ और अपनी 6 लड़कियों को उनका काम समझा दो। उन्हें ख़ास तौर पर ज़हननशीन करा दो कि उस आदमी का नाम अली बिन सुफियान है, जिसे इन रेशमी बालों, शरबती आंखों और इतने दिलकश जिस्मों से ऐसे बेकार करना है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के काम का न रहे, और अगर हो सके तो उसके और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान ऐसी गलतफहमी पैदा करनी है कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। तुम सब अच्छी तरह जानती हो कि 2 मर्दों में गलतफहमी और दुश्मनी किस तरह पैदा की जाती है। जाओ और लड़कियों को मुकम्मल हिदायत देकर सुफर के पास पहुंचो। उसे मेरा सलाम कहना और ये भी कहना कि तेरे तीर को अय्यूबी पर आकर ही खता होना था। अब इस गुनाह का कफारा अदा करो और जो काम तुम्हें सौंपा गया है वो 100% पूरा करो। रॉबिन ने बॉबी के बालों को चूम कर कहा, तुम्हें स्लेब पर अपनी इज्जत भी कुर्बान करना पड़ेगी, लेकिन खुदा ने यीशु मसीह की नज़रों में तुम मरियम की तरह कमारी रहोगी। इस्लाम को जड़ से उखाड़ना है। हमने यरूशलेम ले लिया है, मिस्र भी हमारा होगा। बॉबी रॉबिन के बिस्तर से निकली और खेमे के पर्दे के पास जाकर पर्दा उठाया। बाहर जाकर अंधेरे में उसे कुछ भी नजर न आया। वो बाहर निकली और खेमे के ओर से देखा कि संतरी कहाँ है। उसे दूर किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। ये संतरी ही हो सकता था। बॉबी चल पड़ी। दरख्तों से गुजरती कदम कदम पर पीछे देखती वो टीले तक पहुंच गई और अपने खेमे का रुख कर लिया। निस्फ रास्ता तय हो गया था कि उसे 2 आदमियों की दबी दबी बातों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें उसके खेमे के करीब मालूम होती थी। उसे ये खतरा नजर आने लगा कि संतरी ने मालूम कर लिया है कि एक लड़की गायब है और वो किसी दूसरे संतरी या अपने कमांडर को बुला लाया। उसने सोचा कि खेमे में जाने की बजाय उन 5 साथियों के पास चली जाए जो मराकशी ताजरों के बेस में कोई 1.5 मील दूर खेमाजन थे। मगर उसे ये ख्याल भी आ गया कि उसकी गुमशुदगी से बाकी लड़कियों पर मुसीबत आ जाएगी। वो थीं तो चालाक, फिर भी उन पर पाबंदियां सख्त होने का खतरा था और कोई चाराकार भी ना था। वो भी ज़रा आगे चली ताकि उन 2 आदमियों की बातें सुन सके। उनकी ज़बान वो समझती थी। ये तो उसने धोखा दिया था कि वो सिसिली की ज़बान के सिवा और की ज़बान नहीं समझती। वो आदमी खामोश हो गए। बॉबी दबे पांव आगे बढ़ी। उसे बाएं तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा। दरख्तों के दरमियान उसे एक सियाह साया जो किसी इंसान का था जाता नजर आया। उसने रुख बदल लिया और टीले की तरफ आने लगा। बॉबी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। वो टीले पर चढ़ने लगी। टीला ऊंचा नहीं था, फौरन ही ऊपर चली गई। वो थी तो बहुत होशियार, लेकिन हर इंसान हर कदम पर पूरी एहतियात नहीं कर सकता। वो टीले की चोटी पर खड़ी हो गई। उसके पास मंजर में सितारों से भरा हुआ आसमान था। समंदर और सहरा की फिजा रात को आईने की तरह शफाफ होती है। दरख्तों में जाते हुए आदमी ने टीले की चोटी पर ढूंढ दरख्त के तने की तरह का एक साया देखा। बॉबी ने पहलू उस आदमी की तरफ कर दिया। उसके बाल खुले हुए थे, जिन्हें उसने हाथ से पीछे किया। इसकी नाक का उभार और लंबा लिबादा तारीकी में भी राज को फाश करने लगा। ये आदमी संतरियों का कमांडर था। वो आधी रात के वक्त कैंप के गश्त पर निकला और संतरियों को देखता फिर रहा था। ये संतरियों की तब्दीली का वक्त था। कमांडर इसलिए ज्यादा चौकस था कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह 3 सालारों के साथ कैंप में मौजूद था। सुल्तान डिसिप्लिन का बड़ा ही सख्त था। हर किसी को हर लम्हा खतरा लगा रहता था कि
कि सुल्तान रात को उठकर गश्त पर आ जाएगा। कमांडर समझ गया कि टीले पर कोई लड़की खड़ी है। उसी शाम कमांडरों को खबरदार किया गया था कि सलेबियों ने जासूसी और तकरीबकारी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये लड़कियां सहराई खाना बदोशों के बहरूप में भी हो सकती हैं और ऐसी गरीब लड़कियों के भेष में भी जो फौजी कैंपों में खाने की भीख मांगने आती हैं। और ये लड़कियां अपने आप को मगविया और मजलूम जाहिर करके पनाह मांग सकती हैं। कमांडर को बताया गया था कि आज रात 7 लड़कियां सुल्तान की पनाह में आई हैं, जिन्हें बज़ाहिर रहम करके मगर इन्हें मुश्तबा समझकर पनाह में ले लिया गया है। उसके कमांडर ने ये अहकाम सुनकर अपने एक साथी से कहा था, अल्लाह करे ऐसी कोई लड़की मुझसे पनाह मांगे। और वो दोनों हंस पड़े थे। अब आधी रात के वक्त जब सारा कैंप सो रहा था, उसे टीले पर एक लड़की का झोला नजर आ रहा था। पहले तो वह डरा कि चुड़ैल या जिन हो सकता है। उसने नए संतरी को लड़कियों के खेमे पर खड़ा करके उसे बताया था कि अंदर 7 लड़कियां हैं। उसने पर्दा उठाकर देखा तो दिए की रोशनी में उसे 7 बिस्तर नजर आए थे। हर लड़की ने मुंह भी कंबलों में ढांप रखा था। सर्दी ज्यादा थी। उसने अंदर जाकर ये नहीं देखा कि 7वां बिस्तर खाली है और उस पर कंबल इस तरह रखे गए जैसे उनके नीचे कोई लड़की सो रही हो। उसे मालूम नहीं था कि 7वीं लड़की टीले पर उसके सामने खड़ी है। वो कुछ देर सोचता रहा कि उसे आवाज दे या उस तक खुद जाए, या अगर वो जिन या चुड़ैल है तो उसके गायब होने का इंतजार करे। थोड़ी सी देर इंतजार करने के बाद भी लड़की गायब ना हुई, बल्कि वो 3 कदम आगे चली और फिर पीछे को चल पड़ी और फिर रुक गई। कमांडर, जिसका नाम फखरुल मिस्री था, आहिस्ता आहिस्ता टीले तक गया और कहा, कौन हो तुम? नीचे आओ। लड़की ने हिरन की तरह चौकड़ी भरी और टीले की दूसरी तरफ उतर गई। फखर को यकीन आ गया कि कोई इंसान है, जिन चुड़ैल नहीं। वो तो नुमंद मर्द था। टीला ऊंचा नहीं था, वह लंबे लंबे डग भरता टीले पर चढ़ गया। उधर भी अंधेरा था। रात की खामोशी में उसे लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो टीले से दौड़ता उतरा और लड़की के पीछे गया। लड़की और तेजी से दौड़ पड़ी। फासला बहुत कम था, लेकिन फखर मर्द था चीते की रफ्तार से दौड़ रहा था। टीले के पीछे ऊंची नीची जमीन, कुछ झाड़ियां और कहीं कहीं कोई दरख्त था। बहुत सा दौड़कर फखरुल मिस्री ने महसूस किया कि उसके आगे तो कोई भी नहीं। उसने रुककर इधर उधर देखा। उसे अपने पीछे बाएं को लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वह तरबियत याफ्ता लड़की थी। जहाँ उसे हुस्न और शबाब के इस्तेमाल की तरबियत दी गई थी, वहाँ उसे फौजी ट्रेनिंग भी दी गई थी और खंजरजनी के दाव पेच भी सिखाए गए थे। वो एक दरख्त की ओट में छुप गई थी। फखर आगे गया तो वह दूसरी तरफ दौड़ पड़ी। ये ताक़ुब आंख मचोली की मानित था। फखर को अंधेरा परेशान कर रहा था। मोबी के कदम खामोश हो जाते तो वह रुक जाता। कदमों की आवाज़ सुनाई देती तो वह दौड़ पड़ता। गुस्से से वो बावला हुआ जा रहा था। उसने ये जान लिया था ये कोई जवान लड़की है। अगर बड़ी उम्र की होती तो इतनी तेज और इतना ज्यादा न भाग सकती। ताक़ुब में फखर 2 मील फासले तय कर गया। मोबी ने झाड़ियों और ऊंची ऊंची जमीन से बहुत फायदा उठाया। उसके मर्द साथियों का डेरा करीब आ गया। वह दौड़ती हुई वहां तक जा पहुंची। उसने अपने आदमियों को आवाज दी। वो घबराकर जागे और खेमे से बाहर आने लगे। एक ने मशाल जलाई। ये डंडे के सर पर लिपटे हुए कपड़े थे। इसकी आग की रोशनी बहुत ज्यादा थी। फखर ने तलवार निकाली और हाँफता कांपता उनके सामने जा खड़ा हुआ। उसने देखा कि ये 5 आदमी लिबास से मिस्री ताजे नजर आ रहे थे और मुसलमान लगते थे। लड़की उनमें से एक की टांगों को दोनों बाजुओं में मजबूती से पकड़े बैठी हुई थी। मशाल के नाचते शोले में उसके चेहरे पर घबराहट और खौफ नजर आ रहा था। उसका सीना उभरा हुआ और बैठ रहा था। उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ी हुई थीं। ये लड़की मेरे हवाले कर दो, फखरुल मिस्री ने हुक्म के लहजे में कहा। ये एक नहीं, एक आदमी ने इल्तिजा के लहजे में जवाब दिया। हमने तो 7 लड़कियां आपके सुल्तान के हवाले की हैं। आप इसे ले जा सकते हैं। नहीं, मोबी ने
اس کی ٹانگوں کو اور مضبوطی سے پکڑتے ہوئے روتے ہوئے اور خوفزدہ لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ لوگ عیسائیوں سے زیادہ وحشی ہیں۔ ان کا سلطان انسان نہیں، سانڈ ہے، درندہ ہے۔ اس نے میری ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں۔ میں اس سے بھاگ کر آئی ہوں۔ کون سلطان؟ فخر نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ وہی جسے تم سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہو، موبی نے جواب دیا۔ وہ اب مصر کی زبان بول رہی تھی۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، فخر نے کہا اور پوچھا، یہ ہے کون؟ تمہاری کیا لگتی ہے؟ اندر آ جاؤ دوست، باہر سردی ہے، ایک آدمی نے فخر المصری سے کہا۔ تلوار نیام میں ڈال دو، ہم تاجر ہیں، ہم سے آپ کو کیا خطرہ؟ آؤ اس لڑکی کی بیتا سنو۔ اس نے آہ بھر کر کہا، میں آپ کے سلطان کو مرد مومن سمجھتا تھا، مگر ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ باقی 6 لڑکیوں کا بھی یہی حشر کر رہا ہوگا۔ ان کا یہ حشر دوسرے سالاروں نے کیا ہے، موبی نے کہا۔ شام کو ان بیچاریوں کو اپنے خیمے میں لے گئے تھے اور انہیں بے سود کر کے خیمے میں ڈال دیا۔ وہ خیمے میں بے ہوش پڑی ہیں۔ فخر المصری تلوار نیام میں ڈال کر ان کے ساتھ خیمے میں چلا گیا۔ اندر جا کر بیٹھے تو آدمی نے آگ جلا کر قہوے کے لیے پانی رکھا اور اس میں جانے کیا کچھ ڈالتا رہا۔ دوسرے آدمی نے فخر المصری سے پوچھا کہ اس کا رتبہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ کماندار اور عہدیدار ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی جن سے انہوں نے اندازہ کر لیا یہ شخص عام قسم کا سپاہی نہیں اور ذمہ دار فرد ہے۔ ان میں سے ایک کرسٹوفر تھا۔ فخر کو 7 لڑکیوں کی بالکل وہی کہانی سنائی جو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی تھی۔ انہوں نے فخر کو یہ بھی بتایا کہ سلطان ایوبی نے ان کے متعلق کیا کہا تھا۔ ان لڑکیوں نے سلطان کو پیشکش بھی کی تھی کہ وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکتی اور عیسائیوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی، اس لیے وہ مسلمان ہونے کو تیار ہیں، بشرطے کہ کوئی اچھے رتبوں والی عسکری ان کے ساتھ شادی کر لیں۔ ہم نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کردار کے لحاظ سے پتھر ہے۔ ہم ہر روز سفر پر رہنے والے تاجر ہیں، انہیں کہاں ساتھ لیے پھرتے؟ انہیں سلطان کے حوالے کر دیا گیا، مگر سلطان نے اس لڑکی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کی زبانی سن لو۔ فخر المصری نے لڑکی کی طرف دیکھا تو لڑکی نے کہا، ہم بہت خوش تھیں کہ خدا نے ہمیں ایک فرشتے کی پناہ دی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سلطان کا ایک محافظ آیا اور مجھے کہا کہ سلطان بلا رہا ہے۔ میں باقی 6 لڑکیوں کی نسبت ذرا زیادہ خوبصورت ہوں۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ تمہارا ایوبی بری نیت سے بلا رہا ہے۔ میں چلی گئی۔ سلطان نے شراب کی سراہی کھولی، ایک پیالہ اپنے آگے رکھا اور ایک مجھے دیا۔ میں عیسائی ہوں، شراب 100 بار پی۔ بحری جہاز میں عیسائی کمانڈروں نے میرے جسم کو کھلونا بنائے رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی میرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن ایوبی کو میں فرشتہ سمجھتی تھی۔ میں اس کے جسم کو اپنے ناپاک جسم سے دور رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ ان عیسائیوں سے بدتر نکلا جو مجھے بحری جہاز میں لائے تھے، اور جب ان کا جہاز ڈوبنے لگا تو انہوں نے ہمیں ایک کشتی میں ڈال کر سمندر میں اتار دیا۔ ان میں سے کسی نے ہمارا ساتھ نہ دیا۔ ہمارے جسم چوڑے ہوئے اور ہڈیاں چٹکی ہوئی تھیں۔ خدا نے ہمیں بچا لیا اور اس آدمی کی پناہ میں پھینک دیا جو فرشتے کے روپ میں درندہ ہے۔ مجھے سلطان نے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ کی باقی 6 لڑکیاں اس کے سالاروں کے خیموں میں ہیں۔ سلطان کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، مگر اس میں ناکام ہو گئے اور اس نے جا کے ساری سچائی سلطان کو بتا دی۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔